हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं बात करूंगा डायरेक्ट जो एम्बेसी है माल्टा की रियाद सऊदी में, उसके बारे में बात करूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो वीज़ा रिजेक्ट ही किए जा रहे हैं। मतलब सऊदी का जो रिजेक्शन रेशियो है माल्टा के लिए 99% तक मैंने देखा है। मतलब किसी भी एक बंदे का, शायद एक बंदे का मैंने खाली वीज़ा देखा जो ट्रेवल किए माल्टा। ये 3 महीने पहले की बात है जब एक बंदा ऑलरेडी ट्रेवल किया था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई ऐसा वीज़ा नहीं दिखा जो अप्रूव हुआ हो। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ऐसा है? क्योंकि कई दिनों से जब रिजेक्शन आ रहे हैं, मेरे पास पेपर आ रहे हैं, तो पेपर देख के एक्चुअली मैं हैरान भी रहता हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में गलतियां हमसे कहाँ हो रही है और वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, और इतने सारे पॉइंट्स लीक क्यों रहे हैं रिजेक्शन में। जैसे कि नॉर्मली एक ही पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट पे टिक कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। चैनल में नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी सेम है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो सऊदी में वीजा रिजेक्शन क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको ये रिजेक्शन दिखा देता हूँ। ये रिजेक्शन है आपका रियाद सऊदी से। ये है एम्बेसी ऑफ माल्टा, ठीक है, रियाद। चलिए, ये रिफ्यूज किया है इन्होंने। सबसे पहले टिक किया है ज्यूरिडिक्शन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द इंटेंट स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये हर एम्बेसी में हर बार लिखा जाता है। इसकी लॉजिक आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि भाई ज्यूरिडिक्शन फॉर द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ इंटेंट स्टे वाज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब एक बंदे ने बाकायदा आइडेंटिटी माल्टा का नोटरी किया हुआ एकोमोडेशन पेपर लगाया, फिर भी रिजेक्शन किए हो, चलो ठीक है। उसके बाद आप बंदे का क्या लिखते हो, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मींस ऑफ सस्टेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंट स्टे फॉर द रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और रेसिडेंस और द ट्रांजिट टू द थर्ड कंट्री इन विच यू हैव सर्टेन टू बी एडमिटेड। देखो इसमें लॉजिक समझाते हैं, टिक क्यों किया है। आप सऊदी से अप्लाई कर रहे हो, दुबई से इतना मसला नहीं है, सऊदी से बताओ तो क्या है। आप जब भी सऊदी से एप्लीकेशन करो, ट्राई करो अपनी कंपनी को कन्विंस कर लो, अपने कंपनी को कन्विंस कर लो कि भाई मुझे माल्टा में जॉब मिल गया है और मैं माल्टा जाना चाहता हूं। सऊदी में खासकर, कुवैत में और सऊदी में ऐसा मैंने सुना है। सऊदी में खासकर क्या है कि अगर आपकी कंपनी ये बोलती है कि ठीक है आपको वीजा मिलने के बाद ट्रेवल करो, तो उनसे एक लेटर ले लो कि हाँ इस बंदे ये काम करता है और हम उसको अप्रूव करते हैं कि माल्टा ये जा सकता है वीजा मिलने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन समझिए। मुझे पता है सऊदी में ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये बात यहीं पे खत्म कर दिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो सुनिए क्या होना चाहिए। मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ, मैनेजर के पास गया, मैनेजर मान गया, बोला ठीक है आप चले जाओ। अब 1 जनवरी को आप फाइल सबमिट करने जा रहे हो ना, तो 2 महीने का डेट के बाद का डेट लगाओ। मतलब आप 1 मार्च का लगाओ कि 1 मार्च को माल्टा पहुंचोगे, क्योंकि 15, 20, 25 दिन तो आपको रियाद एम्बेसी वाले लगा देंगे। उसके बाद जब आपको वीजा मिलेगा तो 1 महीने का आप कैंसिलेशन पेपर में टाइम लग जाएगा वहां पे, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस होता है। तो 2 महीने का ये गैप लेके चलो, सऊदी में खासकर कर रहे। और अगर अप्रूवल आपके पास मैनेजर आपको दे रहा है तो करो, वरना मत करो सऊदी से। अगर कोई कंपनी आपको अप्रूव कर रही है कि ठीक है आप अगर यूरोप जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हमको ये टाइम दे के जाओ। अगर वो बोलती कि मैं आपको 3 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम माल्टा एम्बेसी में डेट 3 महीने के बाद का लिखो कि भाई मैं 1 अप्रैल को ट्रेवल करूंगा, कंपनी को खुश होकर निकलो, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं। देयर आर रीजनेबल डाउट एज योर इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वीजा। ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, ये समझ के परे, क्योंकि जब एक बंदा ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट पे जा रहा है तो वीजा एक्सपायरी के बाद वो वापस क्यों आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है 1 साल का है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि मलिक भाई रिटर्न टिकट दिखाए, रिटर्न टिकट क्यों दिखाना भाई? उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। और माल्टा का एक खुद रूल है कि अगर एक कंपनी में 1 साल के लिए गए हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट खुदा ना खास्ता कैंसिल होता है, तो आपके पास एक टाइम लिमिट होता है जॉब चेंज करने के लिए, तो मैं क्यों छोड़ूंगा। ये भी मेरे को माल्टा एम्बेसी के बारे में समझ में नहीं आता है आज तक ये बात, खासकर वर्क परमिट के बारे में। अगर कोई टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है तो उसको रिटर्न टिकट दिखाना चाहिए, वरना इस केस में रिजेक्शन हो जाता है। You have not provided the proof of possession of equivalent and valid travel medical insurance। हाँ, यहां पे बहुत वैलिड है। आज मैंने जो बंदे का फाइल देखा, उस बंदे ने तकनिया कोई कंपनी है आप लोगों के सऊदी की, वहां पे एक उसने डिटेल डाला है 235 का सऊदी रियाल का उसने इंश्योरेंस लेकर, उस पर लिखा है 1 लाख सऊदी रियाल का कवरेज है। लेकिन उस पर ना क्लियर नहीं किया है, टेबल ऑफ बेनिफिट्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि मेडिकल इमरजेंसी कवरेज कितना है,
रेपुटेशन कितना है, लॉस बैगेज कितना है, कोविड कवर कितना, ये पूरा एक डिटेल ऑफ टेबल होता है, वो होना चाहिए। और कोई भी इंश्योरेंस अगर ट्राई करो कि बारकोड वाला हो, मतलब उसको बारकोड से स्कैन किया जाए तो लाइव दिख जाए, मोस्टली वो ट्राई करो। या बड़े ब्रांड का लो, जैसे AIG का, एक्सा का, ये सब का लो। इससे क्या होगा, और यूरो में वैल्यू दिखना चाहिए, दिरहम में, इंडियन रुपीज में नहीं दिखना चाहिए। ये आप सऊदी वाले सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। प्लस टिकट, मैं इस पर डिटेल में बाद में आऊंगा, उसके चेकलिस्ट भी पढ़ाऊंगा, चेकलिस्ट भी समझाऊंगा। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड your the position to lawful acquiring sufficient means of sustain for the duration of the intended stay or to return the country of the origin residence for transit to third country in which you have certain to admitted। देखो यहां पे एक लॉ समझाता हूं। ये क्या बोल रहे हैं बंदे, ये भी पॉइंट इनका गलत है। गलत इन द सेंस, सऊदी से माल्टा का कोई फ्लाइट नहीं है, तो मैं कहां से जाऊंगा, या तो मैं दुबई से जाऊंगा, ठीक है, दुबई में ट्रांजिट अलाउड है, या तो मैं तुर्की से जाऊंगा, तुर्की में ट्रांजिट अलाउड है, या मैं जर्मनी या थर्ड कंट्री से जा सकता हूं, माल्टा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है। तो ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ये भी इनका गलत है। या हो सकता है कि आप कोई ऐसा कंट्री दिखा रहे हो जहां पे ट्रांजिट शायद अलाउड ना हो, लेकिन अगर आपका सेंजन वीजा है तो सेंजन की किसी भी कंट्री से मैं ट्रांजिट करके माल्टा जा सकता हूं, ठीक है। यहां पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये पॉइंट भी एम्बेसी का कुछ समझ के परे है। वन एंड मोर मेंबर स्टेट्स कंसीडर यू टू बी थ्रेट टू द पब्लिक पॉलिसी। ये मेरे को बहुत बुरा लगा मेरे भाई। एक बंदा जो अमेरिका ट्रेवल कर चुका है, ये जिस बंदे के पेपर की बात करो, ये अमेरिका ट्रेवल कर चुका है, थाईलैंड जा चुका है, चाइना जा चुका है, दुबई में रह चुका है, तो ये थ्रेट टू पब्लिक पॉलिसी कैसे हो गई? आप कैसे बोल सकते हो कि एक बंदा थ्रेट टू पब्लिक पॉलिसी, जब उसके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा थ्रेट टू पब्लिक पॉलिसी है? थ्रेट टू पब्लिक पॉलिसी इन द सेंस सऊदी में हुआ, तो सऊदी ने या कोई भी गवर्नमेंट ने उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे दिया? एक पॉइंट हो गया। बात करते हैं कि उन्होंने लिखा है रीजनेबल डाउट एज रिलायबिलिटी टू द स्टेटमेंट मेड एज रिगार्ड प्लीज स्पेसिफाई। ये भी लिखा रहता है। यहाँ पे क्या है, मैं अक्सर समझाता हूं कि जब भी कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो ना, ट्राई करो कि वो जेन्युइन हो, स्कैन कॉपी भी हो तो लगे कि स्कैन किया हुआ। बहुत सारे आजकल मैं देख रहा हूं माल्टा के जो एम्प्लॉयर समझ नहीं पा रहे बात को, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हाट एम्बेसी थिंकिंग। कॉपी भी अगर स्कैन हो ना तो एकदम क्लीन कॉपी हो, व्हाइट पेपर पे ना हो, हमेशा लेटर हेड पे हो, बाकायदा कंपनी के स्टैंप हो, साइन हो, नोटराइज किया हो, तो रिजेक्शन के केस में कम हो जाता है, क्योंकि दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है या डिक्लेरेशन प्रूफ जेन्युइन है या इनविटेशन जेन्युइन। यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑफ जितने भी माल्टा में एम्प्लॉयर है वो मिस्टेक क्या कर रहे, इन्विटेशन टू हूम में इट पे कंसर्न से बना रहे, वो गलत है। आपको पर्टिकुलर लेटर में दिखाना है, बताना है कि आप रियाद एम्बेसी ऑफ माल्टा रियाद को लेटर लिख रहे हो। सब्जेक्ट लाइन में बराबर क्लाइंट का, बंदे का, एम्प्लॉई का नाम होना चाहिए, उसका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, उसका रेसिडेंट कार्ड नंबर होना चाहिए, फिर उसमें बताना चाहिए कि इस बंदे का वीजा एप्लीकेशन कीजिए, इसका ये एक फॉर्मेट सिस्टम है, वो फॉर्मेट ही माल्टा एम्प्लॉयर को करना चाहिए। अब बहुत सारे माल्टा एम्प्लॉयर बोलते हैं ये लेटर ले लो, इनसे वीजा पास हुआ है। मेरे भाई रियाद में पास नहीं हो रहा है, आपको लेटर देना पड़ेगा। इंडिया में पास हो रहा है, इंडिया का मेथड अलग है, वहां इंडियन लोग हैं, वो इंडियन नेशनल है, वो जानते हैं कि बंदा काम पे जा रहा है, उनको भेजेंगे। रियाद में नहीं भेजे तो आप एम्बेसी के नाम से लेटर भेजो, टू हुम इट में कंसर्न के नाम से मत भेजो। चलिए बात करते हैं इनके वेबसाइट्स पे क्या लिखा वीएफएस के, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ माल्टा वर्किंग वीजा नाउ टेक 4 to 6 वीक्स, मतलब 1 से 1.5 महीने का टाइम लेंगे, ना कि 3 हफ्ते का, मतलब 15 दिन का टाइम नहीं लेंगे, वो पूरा लेंगे ज्यादा। क्यों? ड्यूटी मोर डिटेल चेक फ्रॉम द एम्बेसी साइड। देखो मेरी बात को समझो क्यों लिखा है। जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो सऊदी का ना, वो जेन्युइन दो, एक्सपीरियंस लेटर लगाओ वो भी जेन्युइन दो, कोई भी कॉपी किया हुआ थर्ड कंट्री का फालतू डॉक्यूमेंट मत दो, वो बहुत डिटेल में आपका चेक करते हैं। तो जो मेरे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, बांग्लादेशी मेरे भाई सुन रहे हैं, नेपाल के मेरे दोस्त लोग सुन रहे हैं, जो इंडियन मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, ध्यान से, जो सऊदी में रहते हो डॉक्यूमेंट एकदम जेन्युइन दो, वरना आप अपने देश से जाके अप्लाई करो, सऊदी से मत करो। ओके, an approval in principle letter from the identity Malta does not guarantee to the applicant as a working visa to Malta. Visa processing is separate process falling under immigration control। देखो अब समझो, आइडेंटिटी माल्टा, इमिग्रेशन बोर्ड, ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहले आप वीजा लीजिए, हमारे देश में आइए,
अपना सब फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए, फिंगर बायोमेट्रिक जो भी होता है फिंगरप्रिंट करने के बाद टीआरसी वर्किंग वीजा तब मिलता है जाके। मतलब एंट्री करने तक भी आप ये मत सोचिए कि आपको अगर एंट्री वीजा मिल गया तो वर्किंग वीजा हो गया, नहीं। आपका अगर वहां मेडिकल फेल होता है तो आपको वापस भेजा जा सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए बातों को कि वीजा मिलने के मतलब ये नहीं कि आप माल्टा में एज ए वर्किंग पर्सन हो गए, आपको सिर्फ प्री अप्रूवल मिला गया है, कह सकते हैं प्री अप्रूवल मिला गया है। ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम द सर्टेन कंट्रीज आर कंसिडर एज हाई रिस्क। ध्यान से सुनना, एज ए बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इरिटेरिया एंड द लाइक्लीहुड दैट वीजा इज द लाइक्लीहुड दैट द वीजा इज इशूड एज ए लो। मतलब बांग्लादेश के जो लोग हैं हमारे भाई, नेपाली जो हैं, जो पाकिस्तानी भाई है, जो एट्रिया जो भी कंट्री है, इनके हाई रिस्क पे रखा गया। मतलब ये लोग का मैं कह सकता हूं कि 100 में से किसी एक को वीजा देंगे लोग। बात समझ में आया आप लोग को? 100 में से किसी एक को वीजा मिलेगा। बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी भाई जो लोग हमारा सुन लीजिए, सऊदी से आपको वीजा बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, ये खासकर इन्होंने लिख दिया है, फिर भी आप अप्लाई करो, ये आपकी गलती है। ओके, अब आते हैं इनके चेकलिस्ट पे। ये चेकलिस्ट दुबई के इंडिया के चेकलिस्ट से अलग है, क्योंकि कोई भी वीजा ये नहीं कहता कि आपको कंफर्म टिकट निकालना है। कोई भी वीजा ये नहीं कहता कि आपको कंफर्म टिकट निकालना है वीजा इश्यू होने तक, लेकिन इस चार्ट में ये है। क्या बोल रहे हैं? नंबर 1, कंप्लीट एंड साइन वीजा एप्लीकेशन फ्रॉम डुली फिल्ड इन इंग्लिश। अब मैंने कई ऐसे एप्लीकेशन देखे जो पेन से लिखे हुए, जो ओवरराइटेड है, जिसमें कुछ डिटेल भरा ही नहीं गया, ना एम्प्लॉयर का सही से डिटेल भरा है, ना उनकी ईमेल आईडी भरी है। मतलब सऊदी की बात करो, सऊदी के जो एम्प्लॉयर उनका डिटेल भी आपने नहीं भरा, कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो वो नहीं आपने भरा है, माल्टा का डिटेल बराबर नहीं डाला, कहाँ रहने वाले वो भी डिटेल बराबर नहीं। आपको क्या लग रहा है डिक्लेरेशन आपके हाथ में है तो एप्लीकेशन में डिटेल नहीं डालना है? एप्लीकेशन आपको रिप्रेजेंट करता है आपके एम्बेसी के सामने, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। ये मैं बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी एक कला है, ये एक प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा नहीं कोई भी उठा बैठा उसको भर सकता है। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शायद आप कमेंट भी नेगेटिव करें कि मलिक भाई क्या बात करते हो, एप्लीकेशन तो नॉर्मल है। नहीं मेरे भाई, एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एम्बेसी के पास इतने फाइल्स होते हैं, उनका टाइम नहीं होता कि आपके एक डॉक्यूमेंट जाके देखे। एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट क्यों ऊपर सबसे रखा जाता है, क्यों उसको नीचे नहीं रखा जाता है? सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि वो सबसे पहले चेक किया जाएगा। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैं आधार कार्ड लगाऊं कि पाकिस्तानी जो भी आप लोग कार्ड बोलते हो वो लगाऊं। नहीं, आप जिस देश में हो, अगर यूएस अप्लाई कर रहे हो तो एमिरेट्स आईडी लगेगा, जिस कंट्री में भी हो, सऊदी में हो तो वहां का डॉक्यूमेंट लगेगा, जो आईडी कार्ड की कॉपी फोटो वाली वो लगती है। आधार कार्ड नहीं लगता इंडिया वाला, या बांग्लादेश का जो कार्ड होता है वो नहीं लगता है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन माल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट सऊदी में खासकर आप क्या करो, मेरा एडवाइस है कि आप कोई भी एजेंसी पकड़ो, अच्छा उसको बोलो भाई मुझे ना होटल जेन्युइन चाहिए, आपको पैसे 100-200 दिरहम लगेंगे, उसको दो, बोलो भाई मुझे जेन्युइन। अगर डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ आपके पास है तो याद रखना, अगर डिक्लेरेशन प्रूफ आपके कंपनी के नाम से है ना, तो ट्राई करना कि कंपनी के नाम से जिसने ब्लॉक किया उसकी भी आईडी कॉपी ले लो, थर्ड पार्टी के बंदे का, ठीक है। मतलब डिक्लेरेशन पे जिसका फ्रंट नाम है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी होनी जरूरी है, विथ नोटराइज्ड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। ओके, कंफर्म्ड ए टिकट इफ टिकट इज प्रेजेंटेड और कॉपी इज रिटेन्ड। देखो पॉइंट है, ये बोलते हैं कंफर्म टिकट लो। अब मैं आपको इस पर टिक से बताऊं कि कंफर्म टिकट कैसे लेना है। एजेंसी के पास नहीं जानते हो, जाओ उनको बोलो मुझे कंफर्म टिकट चाहिए, उनको पेमेंट कर दो 2000 रियाल 4000 रियाल जो भी पेमेंट कर दो। उनको बोलो मुझे ऐसी टिकट जो 100% रिफंडेबल हो। एमिरेट्स में ऐसा सिस्टम है, खासकर एमिरेट्स में आपको मिल जाएगा। वाया दुबई का टिकट निकालो, कंफर्म टिकट रहता है वो, उसको दे दो पैसा पूरा और बोलो भाई इसको ब्लॉक कर दो या खुद के डेबिट कार्ड से बुक करो, 100% रिफंड वाला लो। अगर और 2 महीने बाद का गैप रखो, क्योंकि वीजा 15-20 दिन में आपका आ जाएगा, रिजेक्शन भी होगा। तो ऐसा क्या होगा, अगर टिकट चेक करेंगे तो कंफर्म्ड रहेगा, एकदम कंफर्म टिकट। अगर वीजा रिजेक्ट भी होता है तो आप उसको कैंसिल करोगे तो 0 रुपीज करके आपको पैसा 15 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। एमिरेट्स का सिस्टम है ये। प्रूफ ऑफ वैलिड शेंजन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका मैंने अभी बात किया था, इस पे खास कर लिखा हुआ है कि 30,000 यूरो का होना चाहिए। सऊदी रियाल में वैल्यू नहीं चाहिए उनको, इंडियन रुपीज में नहीं चाहिए, दिरहम में नहीं चाहिए, उनको चाहिए यूरो में दिखना चाहिए। माल्टा एम्बेसी को यूरो में दिखना चाहिए।
प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन माल्टा, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर इंडिकेटेड नेम एड्रेस, ये सब मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, उसमें सब कुछ डिटेल होना जरूरी है। बहुत सारे मैं देखता हूं उसमें एड्रेस होना चाहिए एम्प्लॉयर का, उसमें टेलीफोन नंबर चाहिए एम्प्लॉयर का, उसमें ईमेल आईडी होना चाहिए उसका, जिसने साइन किया है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनना है वो होना चाहिए, सैलरी कितना देने वाले वो डिटेल, पूरा डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट में होना लाजिम है। उसमें एम्प्लॉयर को बोलो मुझे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना के दो, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस एज इशूड बाय द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन ईटीसी, वो आइडेंटिटी माल्टा का जो पेपर है वो, ये सारे पेपर होने के बावजूद रिजेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों होते हैं? जैसा सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया कि आपके एम्प्लॉयर को बात करो सऊदी में, नहीं मानता है तो मत करो, रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मिल रहा है तो वहां से मत करो। जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं विजिट पे आके यूएई से अप्लाई करो, जो नेपाली मेरे भाई है, जो बांग्लादेशी लोग, इंडिया का अपॉइंटमेंट ले लो, इंडियन लोग को तो इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। प्लीज मेरी बात मानो, वहां से मत करो अप्लाई। इतने अगर आपकी कंपनी वहां की मानती है तो उस केस में आपको वीजा मिल जाएगा, क्योंकि जिस बंदे की मैं बात करूं जिसको वीजा मिला था, एक्चुअली में वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, उसका अच्छा रिलेशन था, उसने लेटर दिया था। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट करे थे मलिक भाई सऊदी से माल्टा पे वीजा बनाइए। ये वीडियो जो मैंने डिटेल में बनाया, अगर आप इसको सही से देखोगे, शेयर करोगे तो लोगों को बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, उन लोगों को भी नॉलेज मिलेगा जो अदर कंट्री से भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने मर्ज कर दिया एक तरह से। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, थोड़ा लेंथ हो गया लेकिन मैंने डिटेल में बताया कि सऊदी से रेशियो कितना चल रहा है। थैंक यू वेरी मच तबरेज मलिक का, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए प्लीज। मुझे जॉब के लिए मैसेज मत कीजिए, ईमेल मत कीजिए, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोई भी क्यूरी है, कहीं फंसे हुए, कोई मसला हो गया है, वीजा समझ में नहीं आ रहा है, क्वारंटाइन रूल समझ में नहीं आ रहे, कॉस्टिंग समझ में नहीं आ रही, मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मैं तब करता जब मेरे पास वक्त होता है। मैं आपको ना 48 आवर्स बोलूंगा ना 72 बोलूंगा, जब मेरे पास टाइम होता है तो ही मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक वर्किंग पर्सन हूँ, मैं भी एक फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे भी टाइम निकाल के वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह सपोर्ट, तबरेज मलिक सबको सैल्यूट करता है।